बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। अब बच्चों आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं। बच्चों आज मैंने पुनः जो टॉपिक है वो जैवाणु से लिया हुआ है। बच्चों जैव अणु से आज का मैंने जो पहला प्रश्न आपके सामने ले रखा हुआ है वो प्रश्न है डीएनए और आरएनए में मैं आपको प्रमुख अंतर के बारे में जानकारी दूंगा। मैं आज आपको डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर की जानकारी देने जा रहा हूं बच्चों, जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके सामने ले रखा हुआ है। तो बच्चों आप याद रखिए कि जो डीएनए है ये द्विसूत्रीय होता है, इसमें दो सूत्र होते हैं, जबकि बच्चों आरएनए एक सूत्रीय होता है, इसमें केवल एक सूत्र होता है ना, गुणसूत्र की हम बात करते हैं। तो डीएनए द्विसूत्रीय होता है और आरएनए एक सूत्रीय होता है। बच्चों इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु मैंने लिया हुआ है वो ये है कि बच्चों जो डीएनए है इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा जो है वो पाई जाती है, जबकि बच्चों आरएनए में केवल राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए में केवल राइबोज शर्करा पाई जाती है। बच्चों तीसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कि जो डीएनए है इसमें एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन जैसे रसायन उपलब्ध होते हैं या होते हैं बच्चों, जबकि आरएनए जो है तो आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन के साथ यूरेसिल मौजूद होता है। बच्चों चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट कि जो डीएनए है वो केवल एक प्रकार के होते हैं, जबकि जो आरएनए है ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। पांचवा और महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपके सामने मेंशन है कि बच्चों जो डीएनए है ये क्रोमोसोम में पाया जाता है, जबकि जो आरएनए है ये नाभिक और ऑक्टोप्लाज्मा में पाया जाता है। तो बच्चों इस तरह से ये पांच महत्वपूर्ण बिंदु है ना डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर के रूप में मैंने आपको बताए। बच्चों इसके साथ ही मैंने आपके सामने एक अगला प्रश्न भी ले रखा हुआ है, प्रश्न क्रमांक 2। बच्चों मैं आपको इसके अंतर्गत आपको कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण और इसके कार्य से रूबरू करूंगा, इनकी जानकारी दूंगा। बच्चों सबसे पहले समझने का प्रयास करिए कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं सामान्यतः ये एक विशेष प्रकार के यौगिक हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। ठीक है बच्चों, सामान्यतः जब इनका जलवघटन किया जाएगा यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का जब आप जलवघटन करोगे बच्चों तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में विघटित हो जाएंगे या उत्पन्न करेंगे, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। बच्चों महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये कम से कम इनमें एक असम्मित कार्बन परमाणु मौजूद होता है, कम से कम इनमें एक असम्मित कार्बन परमाणु मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है इस कार्बोहाइड्रेट्स का। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया इसका वर्गीकरण भी मुझे आपको बताना है, तो मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने तीन तरह से वर्गीकृत किया। सबसे पहला मैंने लिया मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड और तीसरा है बच्चों पॉलीसैकेराइड। ठीक है, जिसमें मैं आपको सबसे पहला टॉपिक आपको डिफाइन करके दे रहा हूं बच्चों, जिसमें मैं मोनोसैकेराइड के बारे में आपको जानकारी बताने जा रहा हूं। तो बच्चों मोनोसैकेराइड, तो आप याद रखिए कि जो मोनोसैकेराइड है ये एक तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये कुछ इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं बच्चों जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो मोनोसैकेराइड प्रजाति के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बच्चों इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, मतलब ये जल अपघटित नहीं होते हैं। और इनका सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छा उदाहरण क्या है हमारे पास, ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कि एक मोनोसैकेराइड है और ये जल अपघटन नहीं होता, इसका ये जल अपघटित नहीं किया जा सकता। बच्चों इसके अलावा दूसरा ओलिगोसैकेराइड है और ये वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो जल अपघटन पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां उपलब्ध कराते हैं। मतलब बच्चों समझिएगा कि ओलिगोसैकेराइड
प्रजाति के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हम जैसे ही इनका जल अपघटन करेंगे तो इनके जल अपघटन से 2 से 10 मोनोसैकेराइड प्रजातियां या इकाइयां जो है वो उपलब्ध हो जाएंगी। और इनका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास उपलब्ध है और वो एग्जाम्पल हमारे पास है क्या बच्चों? सुक्रोज। सुक्रोज एक इस तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि जल अपघटन पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां उत्पन्न करेगा या प्राप्त कराएगा, हमको उपलब्ध करा के देगा। ऐसे सैकेराइड्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलने वाले हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। बच्चों इसके अलावा तीसरा भी मैंने डिफाइन किया हुआ है, पॉलीसैकेराइड्स। तो बच्चों पॉलीसैकेराइड्स के बारे में जानिए। ये वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके जल अपघटन पर अनेकों, है ना, अनेकों का मतलब कोई काउंटिंग नहीं होगी विशेष तौर पर कि 12, 15, 20, बहुत सारे, मतलब लगातार इनका जल अपघटन किया जा सकेगा और अनेकों एकलक इकाइयां मोनोसैकेराइड की उपलब्ध हो जाएंगी। और बच्चों इनका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास है क्या? स्टार्च। यानी आप स्टार्च के बारे में यह भी जान सकते हैं कि स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है जो जल अपघटन पर अनेकों एकलक इकाइयां, मोनोसैकेराइड की एकलक इकाइयां उपलब्ध कराएगा और एक तरह का ये पॉलीसैकेराइड है। बच्चों एक अगला प्रश्न लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य भी बता रखे हैं बच्चों। तो कार्य में सबसे पहले याद रखिए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है बच्चों ये कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक हैं, सबसे महत्वपूर्ण पद है। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, पेड़ पौधों का जो 70% भाग है ना वो प्रमुख रूप से सेलुलोज का बना होता है जो कि एक तरह का क्या होता है? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होता है। यानी जो भी पेड़ पौधे होते हैं इनका 70% जो भाग है वो सेलुलोज से बना होता है। और जो सेलुलोज नामक जो रसायन है जो पेड़ पौधों के अंदर मौजूद है 70% मात्रा में बच्चों, वो एक तरह का क्या है? पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट्स है। और यही वजह है ना बच्चों की बहुत सारे पेड़ पौधों को हम क्या करते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में आहार के रूप में भी लेते हैं ना, भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं ताकि हमको कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त हो, हमको ऊर्जा मिले। तभी तो हम इनका क्या करते हैं? भोजन के रूप में इनको लेते हैं और इनको ग्रहण करते हैं। बच्चों इसके अलावा कुछ और भी कार्य हैं, जैसे ये रुक्षांश के रूप में हमारे शरीर में रहकर भोजन पचाते हैं और हमको कब्ज नहीं होने देते। ठीक है बच्चों, अगर एकाएक मात्रा में अगर जो कार्बोहाइड्रेट्स है अगर ये हम ग्रहण करें, है ना, तो हमको कब्ज होने की शिकायत बहुत ज्यादा होगी। तो इनका काम भी है कि हमको कब्ज नहीं होने देते। इसके अलावा शरीर को ये क्या करते हैं बच्चों? ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे ही हमको थोड़ी सी वीकनेस प्राप्त हो या लगे ऐसे कि वीकनेस हो रही है शरीर को, तो हम क्या करते हैं? हम कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ लेने की कोशिश करते हैं जिससे हमको शर्करा मिठास के रूप में प्राप्त हो ताकि हमारी बॉडी में तेजी से कार्बोहाइड्रेट्स बने और वो कार्बोहाइड्रेट्स विघटित होकर मोनोसैकेराइड ग्लूकोज की इकाइयां उपलब्ध कराए ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार हो सके। ठीक है, और ऊर्जा हमारे शरीर में तेजी से बने। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स से रूबरू किया। एक अगला प्रश्न मैंने आपके सामने ले रखा है और वो प्रश्न है न्यूक्लिक अम्ल। और मैं आपको न्यूक्लिक अम्ल के क्या भी बताऊंगा बच्चों? कार्य भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो क्या होते हैं। तो बच्चों न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड एकलकों से बने ये उच्च द्रव्यमान के बहुलक होते हैं जो प्रत्येक कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं। यानी प्रत्येक कोशिका की नाभिक में पाए जाने वाले जो उच्च द्रव्यमान के जो बहुलक हैं जिनकी एकलक इकाइयां बच्चों किससे बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड से बनी होती हैं। तो ऐसे पदार्थ को या ऐसे रसायन को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। बच्चों इन्हें हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। यानी जो न्यूक्लिक अम्ल है इनका एक नया नाम क्या भी है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर एग्जाम में आपको न्यूक्लिक अम्ल ना पूछकर मैं न्यूक्लियोटाइड पूछ लूं तो भी जो आंसर होगा आपका वो सेम होगा। इसी तरह से आप इसको डिफाइन करने वाले हैं। बच्चों यहां पर मैं आपको बता दूं ये अनुवांशिक जो अनुवांशिकीय लक्षण है ना, तो ये संतान तक पहुंचाते हैं और प्रोटीन के जैव संश्लेषण में ये भाग लेते हैं। मतलब समझिए कि अगर मैं बोलूं कि अनुवांशिकीय लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि अगर अपन एक विशेष वर्ग की बात करें
दादा परदादा, है ना, फिर उनकी संतान, फिर उनकी संतान, फिर उनकी संतान। तो अगर कोई लक्षण लगातार अगर एक पूरे परिवार में चलता जा रहा तो ये अनुवांशिकी लक्षण कहलाते हैं। तो बच्चों ये अनुवांशिकी लक्षण एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में पहुंचाने का जो काम है, ठीक है, ये न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा होता है। महत्वपूर्ण बात है और इसको बहुत अच्छी तरह से आप याद रखिए। और ये प्रोटीन के जैव संश्लेषण में भी प्रमुख भूमिका रखते हैं बच्चों। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जो न्यूक्लिक अम्ल है बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहले है डीएनए और आरएनए। आज के प्रश्न की शुरुआत ही मैंने डीएनए और आरएनए के साथ अंतर के रूप में की थी। तो ये डीएनए और आरएनए एक तरह के न्यूक्लिक अम्ल है, अब आपको ये भी पता चल गया, ठीक है बच्चों। महत्वपूर्ण चीज मैं अब आपको इनके कार्य से भी अवगत करा रहा हूं। इनके कार्य में सबसे पहला जो डीएनए है वो अनुवांशिकता के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। यानी जो भी एक गुण है वो एक कह दीजिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, फिर दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में, तीसरे व्यक्ति से अगले व्यक्ति में पहुंच रहा है, तो अनुवांशिकता का जो स्थानांतरण है ना गुण का, वो पहुंचाने का काम डीएनए की वजह से होता है। डीएनए और आरएनए विकास के लिए आवश्यक है। सभी प्रोटीन के संश्लेषण तथा शरीर के पोषण के लिए ये उत्तरदायी है बच्चों, महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो बच्चों आज मैंने आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए और मैंने आपको इनसे अवगत किया, ठीक। मैंने आपको डीएनए आरएनए में अंतर बताए, मैंने आज आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानकारी दी और बच्चों मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न न्यूक्लिक अम्ल के बारे में भी जानकारी दी। बच्चों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।